आज का हमारा टॉपिक है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है। सबसे पहले ये एक पैरासाइट है, परजीवी। ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहने वाला जीव है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये दिखता कैसा है। अब अमीबा 3 स्टेज में पाए जाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रोफोजोइट। सेकंड प्रीसिस्ट। एंड थर्ड सिस्ट। तो फर्स्ट हम ट्रोफोजोइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रोफोजोइट हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये सूडोपोडिया होता है, जिसकी हेल्प से ये मोशन करता है या खाना इंग्लव कर सकता है, फूड को। सूडोपोडिया, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। बाहर वाले प्लाज्मा को बोलेंगे एक्टोप्लाज्म, एंड अंदर अंदर वाले साइटोप्लाज्म को बोलेंगे अपन एंडोप्लाज्म। ठीक है। और इसमें फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। अब अगर खाना इंग्लव करेगा तो उसके पास फेस तो है नहीं, तो खाना कहाँ जाएगा? फूड वैक्यूल्स में जाएगा। ये आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं।
और इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है कैरियोसोम, और कैरियोसोम में होता है जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, यानी पेरेंट टू प्रोजेनी। क्लियर? तो हमारा ट्रोफोजोइड कुछ इस तरीके से दिखता है। दूसरा, इसकी जो साइज होती है तो वो होती है 18 टू 40 माइक्रोन। बाकी इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। उसके अलावा हम इसके न्यूक्लियस के बारे में बता सकते हैं। तो न्यूक्लियस की इसकी साइज होती है 4 टू 6 माइक्रोन, और न्यूक्लियस की जो सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि किसी भी पार्ट में डिवाइड करो एक ही जैसा कटेगा, यानी इसको बीच में से कट करेंगे किसी साइड से भी तो एक जैसा ही दिखेगा। कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। क्लियर? तो आपका जो ट्रोफोजोइड होता है, क्लियर है कैसा दिखता है? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है उसमें, ठीक है, जिसको सूडोपोडिया कहेंगे, जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करता है। दूसरा, खाने को इनग्लफ करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। और जो खाना होगा उसके बाद कहाँ जाएगा? फूड वैक्यूल्स में। उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म होता है दो पार्ट में डिवाइड होगा, एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म बाहर वाला प्लाज्मा और एंडोप्लाज्म अंदर वाला प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर है? न्यूक्लियस जो होता है उसकी जो सरफेस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरा, इसके सेंटर में कैरियोसोम पाया जाता है। कैरियोसोम क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, यानी पेरेंट टू प्रोजेनी। क्लियर है? हम अब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रीसिस्ट। जो प्रीसिस्ट फेज होता है तो आपका प्रीसिस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये ओवल शेप का होता है। दूसरा, इसमें साइड की तरफ एक ब्लंट सूडोपोडिया होता है। ब्लंट यानी कि दबा हुआ, सूडोपोडिया यानी कि सूडोपोडिया या कुटपाद हम इसे कह सकते हैं। दूसरा, इसका जो न्यूक्लियस होता है सेम होता है ट्रोफोजोइड जैसा,
यानी कि बीच में कैरियोसोम पाया जाएगा जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, वो पेरेंट टू प्रोजेनी इंफॉर्मेशन पास करेगा। दूसरा जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर? इसका जो साइज होता है वो 10 टू 20 माइक्रोन होता है। दूसरा कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो सेम ही होता है, जैसे 4 टू 6 माइक्रोन इन साइज होता है, और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर है? तो आपका प्रीसिस्ट कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट, सिस्ट। सिस्ट जो होता है 3 स्टेजेस में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो एक न्यूक्लियस होता है वो 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। किसके थ्रू? तो बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन के थ्रू। तो इसमें जो न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करता है बाय बाइनरी फ्यूजन, यानी कि द्विखंडन। दूसरा, इसकी जो साइज होती है जनरली वो होती है 10 टू 15 माइक्रोन। अब इसकी 3 स्टेजेस पाई जाती है, 3 स्टेजेस। यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट, बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट, एंड क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है।
ये ग्लाइकोजन मास्क होता है। और ये होती है क्रोमेटेड बार्स। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेम ही पाया जाएगा, बीच में कैरियोसोम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगी। फिर बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट। बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट ऐसा दिखाई देता है। इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और ग्लाइकोजन मास्क और क्रोमेटेड बार्स प्रेजेंट होगी। अब क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट।
तो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट किस इस प्रकार से दिखाई देता है, इसमें सिर्फ 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और ना तो ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट होगा ना क्रोमेटेड बार्स, यानी कि जब बायोन्यूक्लिएटेड सिस्ट से क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होता है सिस्ट, तो ग्लाइकोजन मास और क्रोमेटेड बार्स रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट। और सिस्ट में जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है वो होती है इन्फेक्टिव स्टेज, जो डिजीज कॉज करती है हम में या ह्यूमन बींग्स में। क्लियर? अब हम आगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमें पता है इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है इसकी, क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्लियर है? तो जब हम ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है इंजेस्ट करते हैं, किसके थ्रू? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, यानी कि ये अब हमारे बॉडी में आ चुका है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अपनी जो वॉल है सेल वॉल उसको रिमूव करेगा। ये जो सेल वॉल रिमूव करने का जो इसका प्रोसेस है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेशन, यानी कि पुट्ठी विखंडन। क्लियर? ये सेल वॉल रिमूव करेगा और कन्वर्ट होगा टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा में। अब ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड अमीबा, इनमें बाइनरी फिजन होगा और ये कन्वर्ट होगा मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट। यानी कि 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट। क्लियर? अब ये मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट, इसमें जो 8 न्यूक्लियस है ना, पर न्यूक्लियस एक ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसमें न्यूक्लियस था, फूड वैक्यूल्स थी, आरबीसी थी, इस टाइप की, उसमें ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होगी। ये ट्रोफोजोइट आगे जाके प्रीसिस्ट में कन्वर्ट होगा। प्रीसिस्ट आगे जाके यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होगा।
यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होगा। और यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होगा। बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट। सिस्ट और बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट वापस क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है, जो सेल वॉल हटने तक का प्रोसेस है वो तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? इलियम। और जो वापस वॉल सेल वॉल बन रही है उसका जो प्रोसेस है वो चलता है लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम पार्ट में। जो सेल वॉल हटने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेशन, यानी कि पुट्ठी विखंडन। और सेल वॉल बनने के प्रोसेस को बोल देंगे एंसाइस्टेशन, यानी कि पुट्ठी भवन। क्लियर? यानी कि जैसे आपने कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाया, उसमें अगर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट है तो वो आपकी स्टमक में आए, स्टमक से इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में आए, फिर वहाँ से उसकी सेल वॉल हटी और क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट कन्वर्ट हुआ टेट्रा न्यूक्लिएटेड अमीबा में। अब टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा में बाइनरी फिजन हुआ और वो कन्वर्ट हुआ मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट में। ये जो साइकिल है वो चलती है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेशन, यानी कि पुट्ठी विखंडन। उसके बाद मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट में प्रत्येक न्यूक्लियस एक ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होगा, और वो ट्रोफोजोइट आगे जाके प्रीसिस्ट, प्रीसिस्ट से यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट, यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट से बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट, और बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट से वापस क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि सेल वॉल का वापस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एंसाइस्टेशन। और ये कहाँ होता है? तो ये लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम पार्ट में होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम इसका अब पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस में ये दो टाइप की डिजीज कॉज करता है, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। टू टाइप ऑफ डिजीज। फर्स्ट है इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। जो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस है, एक तो हम इसको अमीबियक डिसेंट्री भी कह सकते हैं, तो ऑल्सो नोन एज अमीबिक डिसेंट्री।
क्लियर। अब इंटेस्टाइनल अमीबियासिस से क्या समझते हो, जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम पार्ट में अपनी साइकिल कंप्लीट करता है, अगर वहाँ पे वो अल्सर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो अपने स्टूल में आपको ब्लड दिखाई देगा, यानी कि डिसेंट्री कॉज होगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री, यानी कि अगर ये अल्सर कॉज करते हैं। एंड प्रोफ्यूज ब्लडी डायरिया, यानी कि एक तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम और सिक्कल जो पार्ट है उसमें अल्सर कॉज करेंगे, कहाँ पे, इलियोसिकल पार्ट। अल्सर कॉज करेंगे तो जो आपका स्टूल है उसमें ब्लड ट्रांसफर होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। सेकंड जो है डिजीज कॉज करता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हिपैटिक डिसेंट्री, तो ऑल्सो नोन एज हेपेटिक डिसेंट्री। अब ये हिपैटिक डिसेंट्री कॉज करेगा, कैसे कॉज करेगा, जैसे ही आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके जस्ट पास में पोर्टल वैन चलती है, तो वो सर्कुलेशन का काम करती है, तो ब्लड सर्कुलेट होके कहाँ आएगा, लीवर में, तो ये कहाँ कॉज करेगी, लीवर में। लीवर के कौन से पार्ट में, तो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट लोब, यानी कि राइट लॉब के पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में ये एब्सेस कॉज करेगी। इसका जो एब्सेस होगा, लीवर एब्सेस, वो होगा रेड एंड ब्राउन कलर का, और इसकी जो अपीयरेंस होगी वो एनकोवी सॉस की जैसी होगी। क्लियर। दूसरा, सिर्फ पोर्टल वेन लीवर तक तो नहीं जाएगी, सर्कुलेशन में भी जाएगी, तो और अदर ऑर्गन में कहाँ ये डिजीज कॉज कर सकता है, लंग्स, लिवर, ब्रेन एट्सेट्रा। क्लियर। तो ये दो टाइप की डिजीज कॉज करता है, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। इंटेस्टाइनल अमीबियासिस यानी कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में साइकिल चल रही है वहाँ पे ये अल्सर कॉज करेगा और ब्लडी डायरिया जो है वो पास करेगा पेशेंट। क्लियर। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस है, उसको हिपैटिक डिसेंट्री भी कह सकते हैं। दूसरा, ये लीवर में होती है जनरली, और कहाँ होगी, तो राइट लोब के पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में होगी, और लीवर एब्सेस कैसा दिखाई देगा, तो रेड एंड ब्राउन कलर का होगा और एनकोवी अपीयरेंस होगा। और अदर ऑर्गन कहाँ ये डिजीज कॉज कर सकता है, तो लंग्स एंड ब्रेन में। क्लियर। तो ये हमने इसका पैथोजेनेसिस पढ़ा। अब इसके बाद हम इसका एलडी पढ़ेंगे।
एलडी में हम सबसे पहले स्पेसिमेन क्या कलेक्ट करेंगे? तो जनरली हम स्पेसिमेन में स्टूल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम पस कलेक्ट कर सकते हैं। अगर एब्सेस है तो एब्सेस का पस क्रिएट करता है तो उसका पस का एस्पिरेशन ले सकते हैं। दूसरा, हम बायोप्सी के लिए लीवर का पार्ट ले सकते हैं। और थर्ड, अगर ये लंग्स में डिजीज कॉज कर रहा है तो हम स्पूटम भी ले सकते हैं। क्लियर? अब हम सबसे पहले इंटेस्टाइनल अमीबियासिस की लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। अब इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में अपन सबसे पहले करते हैं स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, अपन एक स्लाइड लेंगे, उसमें एक स्लाइड पे नॉर्मल सलाइन की एक ड्रॉप और एक दूसरी स्लाइड पे आयोडीन की एक ड्रॉप डालेंगे। फिर एक वेल मिक्स जो स्टूल है उसके थोड़ा थोड़ा सैंपल डालेंगे और उसको एग्जैक्टली मिक्स, मतलब क्लियरली मिक्स करेंगे। फिर उसके ऊपर आप जो कवर स्लिप लगा देंगे और उसको माइक्रोस्कोप में 10x और 40x पे देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो टाइप की प्रिपरेशन हो जाएगी। एक तो नॉर्मल सलाइन, सेकेंड आयोडीन। यानी कि दो स्लाइड ली, एक पे नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप डाली, दूसरे पे आयोडीन की। फिर सेम जो नॉर्मल सलाइन है उसमें थोड़ा सा स्टूल का सैंपल मिक्स किया आपने क्लियरली, और फिर उसके बाद आयोडीन है तो आयोडीन में भी आपने सैंपल, स्टूल सैंपल मिक्स किया। फिर उसके ऊपर कवर स्लिप रखी और उस माइक्रोस्कोप में 10x पे देखेंगे। अगर नॉर्मल स्लाइन में देखोगे तो क्या दिखाई देगा, तो इसमें ट्रोफोजोइड दिखाई देंगे, मोटाइल। क्लियर? और अगर आयोडीन में देखेंगे तो इसमें सिस्ट एंड डेड ट्रोफोजोइड्स। दूसरा, नॉर्मल स्लाइन में एक चारकोट लिंडन क्रिस्टल दिखाई देते हैं, चारकोट लिंडन। क्रिस्टल्स दिखाई देंगे किसमें, पहली बात तो ये डायमंड शेप्ड के होते हैं, क्लियर होते हैं, और किस में दिखाई देते हैं, तो ये नॉर्मल सलाइन में दिखाई देते हैं। क्लियर? अब स्टूल एग्जामिनेशन के अलावा अपन इसका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन। तो ब्लड एग्जामिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि WBC का काउंट बढ़ा हुआ होगा। क्लियर? और थर्ड, हम सीरोलॉजिकल टेस्ट लगा सकते हैं। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट जो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस है उसमें अर्ली केस में तो आपको एंटीबॉडीज नहीं दिखाई देगी, यानी कि अर्ली केस में तो आपको एंटीबॉडीज नहीं दिखाई दे रही है,
बट जो लेटर केस होता है उसमें आपको एंटीबॉडीज दिखाई देगी। कौन कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, तो हम इसमें IHA, यानी और अलाइजा लगा सकते हैं। IHA का फुल फॉर्म इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, और अलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। क्लियर? ये तो थी इंटेस्टाइनल अमीबियासिस की LD। अब अपन इस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस की LD पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट तो हम एस्पिरेशन ले सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। दूसरा अपन लीवर बायोप्सी कर सकते हैं। थर्ड हम इसमें स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इसका जो अपन स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे उसमें सिर्फ 15% केसेस होते हैं जिसमें हमें इसके सिस्ट दिखाई देते हैं, यानी कि सिर्फ 15% केसेस है जिसमें हम सिस्ट देख पाते हैं इन केस ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस या हिपैटिक डिसेंट्री। क्लियर? उसके अलावा हम सीरोलॉजिकल टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें जो सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाएंगे उसमें एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा ग्रेट दिखाई देगी। तो इसमें एंटीबॉडीज दिखाई देती है। इसमें भी अपन सेम टेस्ट लगाएंगे, एक IHA, सेकंड अलाइजा, यानी कि IHA ने इनडायरेक्ट हिम एग्लूटिनेशन ऐसे या टेस्ट। अलाइजा में अपन लगाएंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। उसके अलावा अपन ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जो ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें भी सेम ल्यूकोसाइटोसिस दिखाई देगा, यानी कि WBC का काउंट बढ़ा हुआ। ल्यूकोसाइटोसिस। क्लियर? अब इसके बाद ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में एक तो क्लोरोक्विन दे सकते हैं, एक मेट्रोनिडिजोल। क्लियर? इसके बाद हम इसके प्रोफाइलैक्सिस पढ़ेंगे। प्रोफाइलैक्सिस। अब प्रोफाइलैक्सिस में क्या, एक तो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड होगा ही नहीं तो डिजीज कॉज ही नहीं होगी। तो मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। सिर्फ पर्सनल हाइजीन नहीं, आसपास की भी हाइजीन का ध्यान रखें। ठीक है? दूसरा डिटेक्ट करेंगे, यानी कि डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स ऑफ कैरियर्स।
कैरियर्स वो जो डिजीज़ कॉज करे, पहले तो उनका डिटेक्शन करेंगे, दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरा हम इनको दूर रखेंगे एंड क्रिएट डिस्टेंस। किससे दूर रखेंगे? तो फूड हैंडलिंग ऑक्यूपेशन से। फूड हैंडलिंग प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस, ताकि वो आगे डिजीज नहीं ट्रांसमिट कर सके। दे डू नॉट विल बी ट्रांसफर डिजीज, यानी कि डिजीज को ट्रांसफर ना करें। तो आज का हमारा टॉपिक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका यहीं ख़त्म होता है।